सलोनी, तुम जिंदा हो सलोनी? लेकिन कैसे? अरे कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मैं कैसे जी रहा था? अरे एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब मैंने तुम्हें याद ना किया हो। ईशान, उस दिन मेरी गाड़ी जब खाई में गिरी तभी सबको लगा कि मैं मर चुकी हूँ, लेकिन नहीं, खुशकिस्मती से मैं बच गई। क्या? हाँ ईशान, मैं खाई में गिरकर सीधे नदी में चली गई और जहां मुझे एक मछुआरे काकी ने बचाया और अपने साथ लेकर गई। उन्होंने ही मेरा उपचार करवाया, मेरी देखरेख की। मुझे इतने दिनों तक बिल्कुल भी होश नहीं था और अब जाकर जब मुझे होश आया है तब मैं सीधे तुम्हारे पास चली आई हूँ ईशान, इस उम्मीद के साथ कि तुम और मैं फिर से एक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ बदल गया है और ये अच्छी बात है कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हो। नहीं सलोनी, वो। अरे सोलोनी बेटा, तुम्हें देखकर हमें विश्वास ही नहीं हो पा रहा कि तुम जिंदा हो। भगवान का लाख लाख शुक्र है। अरे तुम्हारे जाने के बाद तो ईशान पूरी तरह टूट चुका था और फिर उसे रितिका मिली। ये दोनों अच्छे दोस्त बने और अब जाकर अपने रिश्ते को इन्होंने दोस्ती से शादी का नाम देने का तय किया है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? खैर, तुम्हारा बहुत शुक्रिया रितिका, ईशान को ठीक करने के लिए। और ईशान, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। रितिका और तुम्हारी जोड़ी खूब जचेगी। सगाई मुबारक हो ईशान। तभी रितिका सलोनी से कहती है, अरे नहीं सलोनी, ये तुम क्या कह रही हो? ईशान की आंखों में देखो, वो तुम्हें देखकर रो पड़ा है और यही साफ साफ दर्शाता भी है कि ये आज भी तुमसे कितना टूटकर प्यार करता है। और सच्चाई तो ये है कि ईशान की लकीरों में सिर्फ तुम्हारा ही नाम दर्ज है। मुझे तो भगवान ने इसकी जिंदगी में बस इसे ठीक करने के लिए भेजा था और अब मेरा काम हो चुका है। ईशान, अब सलोनी वापस आ गई है, वो सलोनी जिसके लिए तुम अपनी जान देने जा रहे थे। और अब वही जान तुम्हारी वापस आ गई है और सबकी भलाई इसी में है कि तुम दोनों एक हो जाओ। क्या? नहीं रितिका, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे मेरी जाने के बाद ईशान तुमसे प्यार करने लगा है और अब मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहती। ईशान, तुम ही कह दो अपनी दिल की बात, मुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा। मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। हाँ, ये सच है सलोनी कि मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ और कहीं ना कहीं आज भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन रितिका, वो। ओफो ईशान, ये लेकिन वेकिन छोड़ो, इतने परेशान मत हो। हम दोनों केवल अच्छे दोस्त थे, बस हमने नादानी में इस रिश्ते को प्यार का नाम दे दिया। चलो अब अपने प्यार के पास वापस चले जाओ। और हाँ, तुम मेरी फिक्र मत करना। सोलोनी और तुम्हारे एक होने के बाद भी हम दोनों अच्छे दोस्त रहेंगे। मैंने वादा किया है तुम्हें कि ये दोस्ती हम कभी नहीं तोड़ेंगे। हाँ रितिका, तुम हमेशा मेरी दोस्त रहोगी। चलो अब जल्दी से मुहूर्त देखकर शादी की तैयारियां शुरू कर दो, वो शादी जो महीनों पहले अधूरी रह गई थी। हाँ रितिका। अब रितिका ईशान से दूर हो जाती है और सलोनी और ईशान की शादी का भी मुहूर्त निकाला जाता है। शादी का शुभ मुहूर्त अब सीधे 3 महीनों बाद का है। चलो अच्छा है, मुझे लगा कि मुझे और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। और ईशान, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि किस्मत ने हम दोनों को फिर से एक कर दिया है। हाँ सलोनी, मैं भी खुश हूँ। ईशान चेहरे पर खुशी दिखाता है लेकिन अंदर ही अंदर वो असमंजस में होता है। ये देखो ईशान, मैंने हम दोनों के लिए ये स्मूदी बनाई है, साथ बैठकर पियेंगे और खूब बातें करेंगे। ठीक है सलोनी। अरे क्या हुआ ईशान, हम इतने लंबे समय बाद मिले हैं और तुमने मुझसे ठीक से बात तक नहीं की है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ सलोनी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस वह 2 रातों से ठीक से सोया नहीं हूं ना, इसीलिए थोड़ी थकावट सी लग रही है। अरे बाप रे। ठीक है ईशान, तो आज तुम्हें जल्दी सोना होगा और तुम तो जानते ही हो ना, अगर तुम्हें पूरी नींद नहीं मिलती
तो तुम बीमार पड़ जाते हो। हाँ सोलोनी, वो तो है, इसलिए मैं आज जल्दी ही सो जाऊंगा। ईशान, हम दोनों कभी अलग तो नहीं होंगे ना? तुम मुझसे पक्का शादी करोगे ना? हाँ सोलोनी, मैं जरूर तुमसे शादी करूंगा। और तुम्हें पता है, तुम्हारे जाने के बाद मैं मरने वाला था, लेकिन रितिका ने मुझे बचाया और उसने मुझे जीना सिखाया। अगर वो नहीं होती तो आज मैं भी तुम्हारे सामने नहीं होता। चलो, ये तो अच्छी बात है कि रितिका ने तुम्हारी जान बचाई। खैर, अब ये स्मूदी पी लेते हैं, फिर हमें जल्दी भी तो सोना है। ठीक है सोलोनी। वही दूसरी तरफ रितिका अपनी ऑफिस टाइमिंग चेंज करवा लेती है और ये पता चलने पर ईशान काफी हैरान हो जाता है। क्यों रितिका, तुमने नाइट शिफ्ट क्यों ले ली? अरे नहीं ईशान, मुझे सामने से नाइट शिफ्ट दे दी गई है, तो मैं भी क्या करती। अब बॉस के फैसले के खिलाफ तो मैं नहीं जा सकती ना। लेकिन तुम डे शिफ्ट में अच्छे से काम करना और खूब तरक्की करना। वो सब तो ठीक है रितिका, लेकिन अरे रुको ईशान, मेरे फोन की बैटरी काफी लो है, फोन कभी भी बंद पड़ सकता है, तो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है ना? पर रितिका, रितिका रितिका फोन कट कर देती है। मुझे माफ करना ईशान, मैंने जानबूझकर ही टाइम बदल दिया है ताकि मैं रोज तुम्हारा सामना ना कर सकूं। मुझे तुमसे दूर रहना होगा, वरना बार बार मैं तुम्हारा सामना करके कमजोर पड़ जाऊंगी और तुम्हारे बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। फिर एक दिन सलोनी ईशान को एक कैफे में लेकर जाती है और तभी, अरे ये तो वही कैफे है। कौन सा कैफे ईशान? तुम इस कैफे में पहले भी आए हो क्या? हाँ सलोनी, मैं इस कैफे में एक बार रितिका के साथ आया था और तब यहाँ पर इस कैफे में पहली सालगिरह की पार्टी चल रही थी। और तुम्हें पता है, मैंने यहाँ पर गाना भी गाया था, वो भी बहुत बेसुरा गाना, जिस पर रितिका बहुत हंसी थी। सच में उस दिन तो बड़ा मजा आया था। ओके, ऐसी बात है क्या? हाँ सोलोनी, और तुम्हें पता है, रितिका ने ना। वैसे ईशान, तुम ऑर्डर क्या करना चाहोगे? मैं तो व्हाइट सॉस पास्ता खाने वाली हूँ और यहाँ की फेमस ब्लूबेरी पेस्ट्री भी। ठीक है सोलोनी, मैं जरा चेक करके बताता हूँ। ईशान जब बार बार रितिका के बारे में सुनाता है तब सलोनी को अच्छा नहीं लगता। फिर एक रोज, अरे माँ, सलोनी के वापस आने से मैं बहुत खुश हूँ, पर मुझे रितिका की भी याद आ रही है। वो एक बहुत ही अच्छी लड़की है, किस्मत ने भी मेरे साथ अजीब खेल खेला है। वो तो है बेटा, लेकिन तू इतना मत सोच, जाने दे। वैसे अच्छा ही हुआ जो तूने रितिका के बारे में बात की, मैं तो अभी उसे ही कॉल करने वाली थी। फिर मंजरी अपने कमरे में जाकर रितिका को कॉल करती है और तभी, हाँ बोलिए ना आंटी, कैसी हो आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ बेटा, तू बता, सब ठीक तो है ना? हाँ आंटी, सब कुछ एकदम ठीक है। तो फिर तू इतने दिनों से घर पर क्यों नहीं आई बेटा? क्या हुआ है? अरे नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मेरा काम अब रात का हो चुका है ना, इसलिए मैं दिन में सोती रहती हूँ और रात में जागती हूँ, और शायद इसी के चलते मेरी किसी से बात नहीं हो पा रही। माफ कीजिए आंटी। अरे कोई बात नहीं बेटा, चलता है। लेकिन बेटा, एक दिल की बात कहनी थी तुझे। हाँ बोलिए ना आंटी। देख बेटा, तूने ईशान को कितनी आसानी से सौंप दिया सलोनी को। तू इस बात को झुठला नहीं सकती कि तू ईशान से प्यार करती है और वो भी तुझसे प्यार करता है। फिर एक पल में ही सलोनी के आने से तेरा प्यार कहाँ चला गया? अरे नहीं आंटी, मैंने ईशान को सलोनी के हवाले नहीं किया है। वो खुद ही सलोनी को देखकर रो पड़ा था और उसके आंसू ये साफ साफ बयां कर रहे थे कि वो आज भी उससे कितना प्यार करता है। और मैं तभी समझ गई कि सच्चा प्यार तो सिर्फ मैंने ही किया और ईशान को तो बस मुझसे लगाव हो गया था। इसीलिए मैंने अपने प्यार को पीछे रखकर ईशान को उसके प्यार के पास जाने दिया। लेकिन आप मेरी चिंता मत कीजिए आंटी, मैं अभी अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। ऐसी बात नहीं है बेटा, ईशान को समझ नहीं आ रहा
कि वो अब क्या करे। एक तरफ उसका पुराना प्यार सलोनी है और एक तरफ तुम हो। उसकी हालत भी समझो ना बेटा। अब इन सब बातों को जाने दीजिए ना आंटी, और उन दोनों को एक साथ रहने दीजिए, और आगे से हम इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे। और रही बात मेरे मिलने की, तो मैं अगले रविवार को आपसे मिलने आऊंगी। अब तो ठीक है ना? हाँ बेटा, ठीक है, जैसा तुझे सही लगे, पर जरूर आना। मैं तेरे मनपसंद पकवान बनाऊंगी। फिर एक दिन जब सलोनी ईशान से मिलने आती है, तभी उसकी नजर उसके बटुए पर जाती है जिसमें रितिका की फोटो होती है। ये तो रितिका की फोटो है। एक समय था जहां पर इस बटुए में मेरी फोटो हुआ करती थी, लेकिन आज यहाँ पर रितिका की है। लेकिन ईशान ने इसे निकाला क्यों नहीं? जाने दो, शायद वो भूल गया होगा, और मैं भी कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। फिर रविवार के दिन रितिका मंजरी से मिलने आती है। अरे रितिका बेटा, तू हमसे मिलने आ जाया करना। तू भी तो अकेली रहती है, उतना ही तुझे भी अच्छा लगेगा। वही तो। ठीक है आंटी, मैं जब भी खाली रहूंगी तब मैं यहाँ पर जरूर आऊंगी। तभी वहां पर ईशान और सलोनी आ जाते हैं, लेकिन रितिका को खाना खाते हुए देखकर सलोनी थोड़ी नाखुश हो जाती है। अरे रितिका, तुम यहाँ पर कितने दिनों बाद आई हो, और कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ ईशान, आओ बैठो ना। आंटी ने खास मेरे लिए मेरी पसंद की डिशेस बनाई है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे कितने दिनों बाद देख रहा हूँ मैं तुम्हें। सब ठीक तो है ना? ईशान रितिका से बात करने में इतना व्यस्त हो जाता है कि वो सलोनी को पलटकर देखता भी नहीं, और वो बाहर चली जाती है। और जब उसे सलोनी के बारे में याद आता है तो वो भी बाहर चला आता है। अरे सलोनी, तुम कहाँ जा रही हो? मेरी कैब बस आ ही रही होगी। मैं घर जा रही हूँ ईशान। लेकिन क्यों सलोनी, क्या हुआ है? सब लोग तो अंदर है ना, तो चलो तुम भी आकर खाना खा लो। नहीं ईशान, तुम जाओ, तुम्हारी दोस्त आई है ना, उसके साथ वक्त गुजारो। मैं चली जाऊंगी घर पर। लेकिन सलोनी, ईशान प्लीज, मुझे बहुत सर दर्द हो रहा है, इसलिए मुझे आराम की सख्त जरूरत है। अच्छा बाबा ठीक है, अपना ख्याल रखना और ध्यान से जाना। हम कल मिलते हैं। ठीक है ईशान। फिर सलोनी कैब में बैठकर चली जाती है, और ईशान अंदर आकर सबके साथ एकदम घुल मिल जाता है। अरे क्या हुआ ईशान? सलोनी भी आई थी ना तुम्हारे साथ, तो फिर वो बाहर क्यों चली गई? वो दरअसल उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए वो चली गई। अच्छा। फिर एक दिन सलोनी अपने घर से सबके लिए खीर बना कर लाती है, और तभी खीर तो बहुत अच्छी बनी है बेटा। रितिका भी तुम्हारी तरह ही खाना बनाती है, बहुत टेस्टी। उसके साथ भी हमने काफी अच्छा समय गुजारा, और अब वो सारे पुराने दिन याद आ रहे हैं। हाँ मंजरी, सच में रितिका भी एकदम अच्छी लड़की थी। उन दोनों की बातें सुनकर सलोनी चुप हो जाती है। अरे सलोनी बेटा, क्या हुआ तुझे? तू एकदम से ऐसे शांत क्यों हो गई? बात करो ना हमसे। अरे क्या बात करूं आंटी, आप सबकी जबान पर बस रितिका का ही नाम है, और मुझे तो अब ऐसे लग रहा है कि मेरे इस घर में तो क्या, आपकी बातों में भी कोई जगह नहीं बची है। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस उसकी याद आ गई तो बात निकल गई। आप पता है आंटी, कोई बात नहीं, आप खीर खाइए। अब दिन ब दिन सलोनी को ये एहसास होने लगता है कि ईशान की जिंदगी में वो कहीं भी नहीं है, और वो तो बस रितिका से ही जुड़ा हुआ है। क्या कर रहे हो ईशान? मैं कब से फोन लगा रही हूँ तुम्हें। कहाँ हो तुम? आज हमारा मूवी डेट पर जाने का प्लान था, याद है ना तुम्हें? हाँ सोलोनी, मैं जानता हूँ, लेकिन हमें वो प्लान कैंसिल करना होगा, क्योंकि मैं, रितिका और हमारे और दो दोस्त साथ में एक पार्टी में जा रहे हैं। एकदम लास्ट मिनट पर बन गया ये प्लान, और मैं इसे कैंसिल भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। हाँ बाय। सलोनी अब चुप हो जाती है। फिर एक दिन जब ईशान सुबह उठता है, तब उसे सलोनी का मैसेज आता है।
मुझे माफ कर दो ईशान। मैं तुम्हें बिना बताए जा रही हूँ, लेकिन ये मुझे करना ही पड़ा। जब से मैं लौट आई हूँ, तब से मैंने देखा है कि तुम्हारी बातों में सिर्फ रितिका का ही जिक्र है। तुमने उस दिन तो मेरे साथ आने के लिए हाँ कर दिया, लेकिन तुम रितिका से दूर नहीं हो पाए। और तुम्हारे मन में मेरे लिए नहीं, बल्कि रितिका के लिए जगह है। और शायद ये बात तुम भी अभी नहीं समझ पा रहे हो कि तुम जितना खुश मेरे साथ रहते हो, उससे कहीं ज्यादा खुश तुम रितिका के साथ होते हो। और पिछले कुछ महीनों का ये फासला मैं नहीं भर सकती, क्योंकि वो अब रितिका ने भर दिया है। इसीलिए जो सही है वही करो, और इसी फैसले में हम तीनों की भी भलाई है। जाओ ईशान, अपनी खुशी के पास चले जाओ। और अब हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन जिंदगी ने कभी अगर हमें मिला भी दिया तो केवल एक दोस्त के नाते ही मिलेंगे। ये मैसेज पढ़कर ईशान चौंक जाता है, और उसे भी ये एहसास हो जाता है कि वाकई में उसकी खुशी रितिका में ही है। और इस तरह अंत में ईशान और रितिका एक हो जाते हैं और साथ में बहुत खुश रहते हैं। शनाया फौरन होटल रूम के अंदर चली जाती है और विपुल का वीडियो कॉल उठा लेती है। हाँ बोलो ना विपुल। अरे शनाया, तुम मेरा वीडियो कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? तुम जानती भी हो कि मुझे तुम्हारी कितनी चिंता सता रही थी। अब मैं भी क्या कर सकती हूँ विपुल, यहाँ मैं मौज मस्ती करने थोड़ी ना आई हूँ। बहुत काम है, मीटिंग्स पे मीटिंग, फुर्सत ही नहीं मुझे फोन देखने की। अच्छा ठीक है बाबा, कोई बात नहीं, बस तुमसे बात करनी थी, इसीलिए कॉल किया। लो माँ से बात कर लो। फिर शनाया विपुल और ममता से बात करती है, और बात खत्म होने के बाद जब वो पीछे मुड़ती है तो वहां पर करण खड़ा होता है। अरे बाप रे, कहीं इसने मेरी और विपुल की बातचीत तो नहीं सुनी होगी ना? अगर ऐसे हो गया तो आज तो मेरा खेल खत्म। अरे जान, क्या हुआ? तुम अचानक से कमरे में क्यों चली आई? और किसका कॉल था जो तुम्हें यहाँ पर आकर बात करनी पड़ी? अरे करण, वो दरअसल बाहर बहुत तेज गानों की आवाज आ रही थी ना, इसलिए मैं बात करने के लिए अंदर चली आई। वो मेरी ऑफिस की सहेली है ना लवीना, उसी का फोन आया था। अच्छा ठीक है, अब तो बात खत्म हो गई ना? अरे हाँ बाबा, हो गई। चलो अच्छा है, इसने कुछ भी नहीं सुना। इस तरह सब कुछ संभालते हुए शनाया मजे से हनीमून मनाकर विपुल के पास वापस लौट आती है। अरे शनाया, चलो ना, आज हम दोनों बाहर खाना खाने जाते हैं। बहुत दिन हो गए, हम दोनों कहीं बाहर गए ही नहीं। नहीं विपुल, आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। मैं बाहर जा रही हूँ क्योंकि मुझे एक काम है। लेकिन शनाया। अरे एक बार मैंने कहा ना तुमसे, तो फिर बार बार मेरा दिमाग क्यों खाते हो तुम? अरे जब से तुम्हारी जॉब लगी है, तुम्हारे तेवर तो बदल ही गए हैं। इतना भी गुरूर मत दिखाओ शनाया। अरे तो फिर मैं क्या करूं? तुम्हारी तो हैसियत नहीं है मुझे कुछ दिलाने की, इसीलिए अब जब मैं अपने दम पर अपनी जिंदगी जी रही हूँ तो तुम्हारी आंखों में छुप क्यों रहा है? अरे ये कैसी फालतू की बातें कर रही हो तुम? मैं कोई फालतू की बातें नहीं कर रही, बल्कि हकीकत बता रही हूँ। देखो शनाया, ऐसा कुछ भी नहीं है, जरा सोच समझ कर बोला करो। मैं तुम्हारा पति हूँ। अरे मेरे पास भी इतना समय नहीं है कि तुम्हारे साथ बहस करती बैठूं। मैं जा रही हूँ। इतना कहकर शनाया वहां से चली जाती है। फिर एक रोज जब शनाया करण के पास होती है, तभी वहां पर पुरानी नौकरानी के गांव जाने के बाद एक नई नौकरानी आ जाती है, जिसका नाम गंगू होता है। गंगू विपुल के ही मोहल्ले में रहती है, लेकिन वो शनाया को करण के घर में देखकर बहुत हैरान रह जाती है। आई शपथ, अरे तुम यहाँ पर? लेकिन इधर क्या करे लिए हो तुम? क्या? अरे कौन हो तुम, और ये क्या बकवास कर रही हो? मैंने देखा है तुमको, मैं तुम्हारी मोहल्ले में रहती है। तुम तो विपुल की बाइको हो ना? अरे बाप रे, लगता है ये हमारे ही मोहल्ले में रहती है। अब क्या करूं मैं? बोलो बोलो, सच कहा ना मैंने? मेरे को पता है कि आप ही विपुल की बाइको हो। हाँ, देखो गंगू, किसी को भी मत बताना ये सच कि मैं विपुल की बीवी हूँ।
और अब यहाँ पर करण की बीवी बनकर रहती हूँ। काय? देवा रे देवा, इसका मतलब तुम्हारे दो दो नवरदेव है। बाबा रे, अरे तुमको लाज शर्म नहीं आई क्या? एक ही टाइम पर दो दो आदमियों की बीवी कैसे हो सकती हो तुम? अरे उस सब से तुम्हें क्या करना है? तुम बस अपने काम से काम रखो, समझ गई ना? देखो, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे ये राज छुपा कर रखूं, तो तुम्हें मेरे को मस्त रोकड़ा देना होगा, तभी जाकर मैं मानेगी, वरना मैं तुम्हारी वाट लगा देगी। क्या? अरे नहीं नहीं, प्लीज ऐसा कुछ भी मत करना गंगू। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं उतने तुम्हें दे दूंगी, लेकिन प्लीज किसी को कुछ भी मत बताना। लई भारी, अच्छा तो फिर मेरे को हर हफ्ते तुमको ढेर सारे पैसे देने होंगे, चलेगा ना? अरे लेकिन हर हफ्ते क्यों? तुम्हारी शादी होने वाली है क्या? उंगली दे रही हूं तो हाथ मत पकड़ो मेरा। ठीक है फिर, जाती है मैं और बताती है करण साहब को कि आप कैसे उनको येड़ा बनाकर मस्त पैकी पेड़ा खा रही हो। क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी मत करना। अच्छा ठीक है मेरी माँ, अगर तुम्हें हर हफ्ते पैसे चाहिए तो मैं वो भी तुम्हें दे दूंगी। बस अब इसके आगे कोई और फरमाइश मत करना। हाँ हाँ ठीक है, चालतंय मला। इस तरह शनाया गंगू को लालच देकर अपना राज छुपा लेती है। फिर ऐसे ही एक रोज जब शनाया करण से सुबह सवेरे बात कर रही होती है, तभी वहां पर ममता भी आती है और वो सब कान लगाकर सुनती है। हाँ बेबी, तुम चिंता मत करो, मैं पहुंच रही हूँ। हाँ नाश्ता करूंगी, बहुत तेज भूख लग रही है। ओके सोना, बाय, लव यू टू। अरे और नालायक लड़की, ये तू सुबह सुबह किसके साथ बात कर रही है, वो भी इस तरह से? अरे नहीं, ये आजकल क्या हो रहा है मेरे साथ? दो दो पतियों का सुख तो मिल रहा है, लेकिन उसके लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। अरे मुंह पे गोंद लग गया है क्या तेरे? जवाब दे मुझे। अरे माँ जी, वो दरअसल मैं अपनी सहेली से बात कर रही थी। हाँ, वो ऑफिस वाली सहेली से। बहू, इन बालों को मैंने आटा लगाकर सफेद नहीं किया है, इतने सालों का तजुर्बा है मुझे। अरे तूने मुझे क्या पागल बुढ़िया समझ कर रखा है क्या? बेबी सोना कहकर सहेलियों से बात कौन करता है? अरे मैं करती हूँ माँ जी, और उसमें क्या होता है? हम सब सहेलियां एक दूसरे को जान, बेबी, सोना, स्वीटी ये सब कहकर अक्सर पुकारते हैं। और अब ये जरूरी थोड़ी ना है कि ये सब बस आदमियों को ही बोला जाए, लड़कियां अपनी सहेलियों को भी बोल सकती है माँ जी। क्या जमाना आ गया है सच में। लेकिन बहू, तेरे फोन से तो मुझे मर्दानी आवाज सुनाई दे रही थी। अरे हाँ माँ जी, आपने सही सुना। वो मेरी जो सहेली है ना, उसकी आवाज थोड़ी बहुत मर्दों जैसी है, इसीलिए आपको ऐसा सुनाई दिया। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ माँ जी, चलिए अब मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। इस तरह से शनाया ऑफिस का बोलकर फौरन करण के पास जाने के लिए निकल जाती है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये झूठ कह रही थी। मेरे कान भी बहुत तेज है, मुझे सब सुनाई देता है, और वो भी एकदम साफ और सही से। वो आवाज पक्का किसी आदमी की ही थी। ममता को शनाया पर हल्का सा शक हो जाता है। फिर एक रोज जब शनाया करण के पास होती है, तभी उसका फोन बजता है, जिस पर माँ लिखा होता है। अरे ये क्या? माँ, लेकिन जान, तुमने तो कहा था कि तुम अनाथ हो, फिर तुम्हारी यह माँ का फोन कैसे आ रहा है तुम्हें? आखिर कौन है ये? हे भगवान, अब तो मैं फिर से फंस गई। हर रोज मैं यहाँ आने से पहले विपुल का नाम चेंज कर देती हूँ, माँ जी का भी नाम चेंज कर देती हूँ, लेकिन मेरी माँ का नाम चेंज करना ही भूल गई मैं। अब क्या बोलूँ मैं इसे? अरे भी, मेरा मतलब करण, ये मेरी सगी माँ नहीं है, मेरी मानी हुई माँ का फोन है। क्या? मानी हुई माँ? हाँ करण, मैं जब अनाथ आश्रम में थी तभी वहां पर एक काकी आती थी, और वो हर हफ्ते बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेकर आती थी। बहुत ही अच्छी थी वो। उनका नाम सरोजिनी था, और उनके अच्छेपन के कारण मुझे उनमें अपनी माँ नजर आती थी।
और इसीलिए मैं उन्हें सरोजिनी माँ कहकर पुकारती हूँ और ये उन्हीं का फोन है। अच्छा, ये बात है क्या? तो कर लो ना बात, फिर मैं भी उनसे बात करूंगा। क्या तुम भी बात करोगे? मेरा मतलब बिल्कुल करो, क्यों नहीं। फिर शनाया कॉल उठाकर थोड़ा दूर जाकर अपनी माँ से बात करती है। अरे कैसी है बेटा, अभी भी गुस्सा है क्या मुझसे? अरे माँ, मैं आपसे बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन आप अभी फौरन अपना फोन बंद कर दो। क्या? अरे पागल लड़की, ये तू क्या बोल रही है? भला मैं अपना फोन बंद क्यों करूं? और क्या हुआ है, कोई बात हुई है क्या? ओफो माँ, 100 सवाल मत पूछो, आपको मेरी कसम है माँ। जल्दी से अपना फोन बंद कर दो और अगले 10 मिनट बाद ही ऑन करना, आपको मेरी कसम। हे भगवान, कैसी उल्टी खोपड़ी की लड़की दी है मुझे। अच्छा ठीक है, करती हूँ बंद। फिर उपासना तुरंत अपना फोन स्विच ऑफ कर देती है और शनाया अब नाटक करने लगती है। हेलो हेलो माँ। अरे ये क्या, माँ ने अचानक से फोन बंद कर दिया। अरे लेकिन ऐसे कैसे, फिर से लगाओ ना। फिर शनाया वापस फोन लगाती है। देखो, फिर से स्विच ऑफ बता रहा है। लगता है माँ के फोन की चार्जिंग खत्म हो गई होगी, इसीलिए बात करते करते बीच में ही फोन बंद पड़ गया। हाँ जान, शायद ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन तुमने मुझसे सरोजिनी माँ वाली बात क्यों छुपाई? सब कुछ बता दिया, लेकिन ये वाली सबसे जरूरी बात ही नहीं बताई। माफ कर दो बेबी, काम के गड़बड़ में मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। अरे कोई बात नहीं, लेकिन सच कहूँ तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक अजीब सी पहेली हो, क्योंकि तुम्हें समझना बहुत ही मुश्किल है। क्या करें, तुम भी कुछ भी बोलते हो। अरे नहीं जान, मैं सच बोल रहा हूँ। करण को भी शनाया की अजीब हरकतें देखकर थोड़ा सा शक होने लगता है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर देता है। फिर एक सुबह, चलो जान, आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है। क्या सरप्राइज, वो भी इतनी सुबह सुबह? हाँ जान, और मुझे पूरा यकीन है कि उसे देखकर तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी। अरे वाह, सच्ची? ये सुनकर तो मेरे पेट में अभी से गुदगुदी होने लगी है। अब चलो, जल्दी से तैयार हो जाओ और कार में बैठो। फिर करण शनाया को अपने साथ कार में बिठाकर अपने ऑफिस तक लेकर जाता है। अरे करण बेबी, ये तो तुम्हारी कंपनी है, लेकिन तुमने मुझे यहाँ पर कौन सा सरप्राइज देने लाया है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अरे ऊपर जाओगी तभी मिलेगा सरप्राइज, लेकिन उसके पहले ये पट्टी मैं तुम्हारी आंखों पर बांधूंगा। अरे बाप रे, अब इतना भी कौन सा बड़ा सरप्राइज है बेबी? अरे मेरी जान, कितनी बातें करती हो तुम, थोड़ी सी शांति रखो और अपना दिल थाम कर रहो। फिर करण शनाया का हाथ पकड़कर उसे ऊपर ले जाता है और वहां पर एक कमरे में जाकर उसकी आंखों की पट्टी खोल देता है। वहां पर शनाया के लिए एक अलग से और बड़ा सा कैबिन बनाया होता है। ये रहा तुम्हारा सरप्राइज बीवी साहिबा। अब तुम्हें किसी और कंपनी में नाइट शिफ्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज से तुम मेरी ही कंपनी में काम करोगी। क्या बीवी साहिबा? विपुल, तो तुम? ये सब क्या नौटंकी है शनाया? तुम मेरी बीवी हो, तो फिर करण सर तुम्हें अपनी बीवी कैसे बोल रहे हैं? क्या विपुल, वो मैं शनाया का पर्दाफाश हो जाता है और उसके अब पसीने छूटने लगते हैं। विपुल, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे ये मेरी बीवी है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को अपनी बीवी कहने की? सर, ये आपकी बीवी नहीं है, बल्कि मेरी बीवी है, पूछिए इससे। क्या शनाया, ये आदमी क्या कह रहा है? हाँ करण, विपुल सही कह रहा है। मैं विपुल की पहली बीवी हूँ और तुम्हारी दूसरी बीवी। मैंने ये सारा नाटक किया है। फिर शनाया उन दोनों को अपने नाटक के बारे में सब कुछ बता देती है, जिसे जानकर दोनों पतियों के होश उड़ जाते हैं। लालची औरत, इतना बड़ा धोखा! मुझे तो बस एक अमीर पति चाहिए था, इसीलिए मैंने ये सब किया। मेरे मायके वालों की इज्जत के कारण मैं विपुल को छोड़ भी नहीं सकती थी,
पर मुझे तुम्हारे पैसे भी चाहिए थे करण। लेकिन इस नाटक को करते करते मैं भूल ही गई कि दुनिया बहुत छोटी है। यहाँ पर कब कौन कहाँ मिल जाए कुछ भी बता नहीं सकते। मैंने कभी विपुल से पूछा ही नहीं कि वो किस कंपनी में काम करता है। मुझे जरा सी भी आइडिया नहीं थी कि विपुल तुम्हारा ही एम्प्लॉई है। अरे लानत है तुम पर शनाया। माना कि मैंने तुम्हें पैसों से कभी खुश नहीं किया, लेकिन उसके अलावा मैंने तुम्हारी हर खुशी का ख्याल रखा है। अपनी औकात से बढ़कर तुम्हें प्यार किया है और उसके बदले में तुमने मेरे साथ ये सब किया। मुझे माफ कर दो तुम दोनों। मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। नहीं शनाया, मैं तुम्हें हरगिज माफ नहीं करूंगा और आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। क्या? और मेरे पास तो भूल कर भी मत आना। मैं भी तुम्हारे साथ रिश्ता तोड़ रहा हूँ। नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? इस तरह अंत में विपुल और करण दोनों भी शनाया को छोड़कर चले जाते हैं और वो अकेली बस पछताती रह जाती है। गिरने के कारण बिट्टी के पांव पर चोट लगती है और उसके हाथ पर बुरी तरह मुक्का मार लग जाता है। फिर वो भागते भागते रणवीर की दुकान पर जाती है। हे भगवान, ये तुम्हें क्या हो गया बिट्टी? सखा, वो ना। फिर बिट्टी रणवीर को सारी बातें बताती है। क्या? तुम्हारी एग्जाम शुरू होने में अब केवल 15 मिनट ही बचे हैं और तुम्हारी स्कूल तो बहुत दूर है। हाँ सखा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मुझे एग्जाम देनी ही है। मुन्ना भैया के पास गाड़ी है ना, हम उनकी गाड़ी पर स्कूल जाते हैं। और आप मेरे राइटर बनना। पिछली बार जब ज्योति का हाथ फ्रैक्चर हो गया था तभी उसके भैया उसके राइटर बने थे और उन्होंने ही उसकी एग्जाम दी थी। बहुत खूब बिट्टी, तुम्हारे इस हिम्मत और जज्बे को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो जल्दी से निकलते हैं। फिर रणवीर मुन्ना की गाड़ी पर सवार होकर बिट्टी के साथ स्कूल पहुंचता है और वो उसे सारे प्रश्नों के उत्तर बताती है और रणवीर राइटर बनकर उसकी एग्जाम लिखता है। ऐसे ही समय तेजी से बीतने लगता है और 12 साल बाद बिट्टी अपने ही गांव में स्कूल टीचर बन जाती है। काश मेरे पास भी माई बापू होते तो मैं भी स्कूल जा पाती और पढ़ लिख पाती। अरे बच्ची, तुम रो क्यों रही हो? मैं हूं ना। मैं तुम्हें स्कूल में पढ़ने भेजूंगी और तुम्हारी हर चीज का ख्याल रखूंगी, खाना पीना और बाकी का सब कुछ। क्या? लेकिन आप ये सब क्यों करोगी? आप तो मेरे कोई नहीं लगती। किसी की मदद करने के लिए जरूरी थोड़ी ना है कि आपका उससे कोई निजी रिश्ता हो। यही तो इंसानियत होती है ना। और तुम तो मेरी छोटी बेटी जैसी हो। इस तरह बिट्टी गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान करती है। ना सिर्फ शिक्षा, बल्कि वो गांव में हर गरीब की हर प्रकार से मदद करके एक सोशल वर्कर यानी सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका भी निभाने लगती है। वही रणवीर ने अब राशन की दुकान से गांव में 4 बड़े बड़े मॉल खोल दिए होते हैं। बिट्टी, तुम्हें पता है मुझे अभी तक जीवन में सबसे ज्यादा प्रेरणा किससे मिली है? किससे सखा? तुमसे बिट्टी। क्या? हाँ बिट्टी, तुमने जिस तरह से अपने जीवन में बड़ी बड़ी चीजों को हासिल किया है, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन और तुम्हारी ईमानदारी को देखकर मैं भी एक अच्छा और काबिल इंसान बना हूँ। जितना तुम सबके लिए करती हो उतना तो कोई भी नहीं करता किसी के लिए। तुम्हें पता है सखा, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि इस गांव का हर गरीब रात को अगर सोए तो वो चैन की नींद सो पाए, उसके जीवन में कोई परेशानी ना हो और साथ ही इस गांव की हर औरत अपने बलबूते पर खड़ी हो पाए और किसी मर्द के पांव की जूती ना बन पाए और समाज की बेड़ियों में बंद ना जाए। सच में बिट्टी, तुम्हारी इस सोच को मेरा सलाम है। ऐसे ही समाज में बदलाव लाती रहो। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सखा। फिर एक दिन
जब बिट्टी अपने कैबिन में बैठकर काम कर रही होती है, तभी मैडम जी, आपसे मिलने एक औरत आई है। सुनीता नाम बता रही है अपना। सुनीता? लेकिन मैं तो किसी सुनीता नाम की औरत को नहीं जानती। अच्छा ठीक है, तुम उसे अंदर भेज दो, शायद उसका कुछ काम होगा। ठीक है मैडम जी। फिर वो औरत अंदर आती है और रोते रोते अपनी कहानी बताने लगती है कि कैसे उसका शराबी पति उसकी छोटी बच्ची का बाल विवाह कराने जा रहा है। क्या? हाँ मैडम जी, मेरा पति मेरी फूल सी बच्ची का 9 साल की उम्र में ही बाल विवाह कराने जा रहा है। आप तो गरीब की मदद करती हो ना, मेरी भी मदद कर दो मैडम जी। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मैं थाने भी गई थी, लेकिन वहां पर कोई भी मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। आप चिंता मत कीजिए सुनीता जी, मैं आपकी बेटी का बाल विवाह बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। फिर बिट्टी और सुनीता उसकी छोटी बेटी का बाल विवाह रोकने जाते हैं, लेकिन तभी उसका शराबी पति मगर सुनीता को मारने लगता है और वहां पर बिट्टी उसे रोक लेती है। खबरदार, अगर अब फिर से आपने सुनीता जी पर हाथ भी उठाया तो। ए, कौन है बे तू? चल निकल यहाँ से। यहाँ मेरी बेटी की शादी हो रही है और उसे ब्याहकर मुझे लड़के वालों से मोटा दहेज मिलने वाला है, जिसके बाद मेरी तो बस ऐश ही ऐश है। समझी कि नहीं? चल निकल अब। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अब यहाँ पर मैं आ गई हूँ। ए मीनू, अंदर चल, आज तेरी शादी है, चल अंदर। मीनू कहीं नहीं जाएगी, और अगर कोई जाएगा तो वो तू है मगन, और पता है कहाँ पर? जेल में। क्या? फिर बिट्टी पुलिस को बुलाती है और वो लोग मगन को गिरफ्तार कर लेते हैं। ये तूने अच्छा नहीं किया सुनीता, देखना तू एक दिन इसके लिए बहुत पछताएगी। ऑफिसर, जब ये आपके थाने में आई थी, तब आप लोगों में से किसी ने भी इसकी कोई बात नहीं सुनी। आखिर आपने ऐसा क्यों किया? हाँ? वो मैडम जी, देखिए, मैं आपको साफ साफ एक प्रकार से चेतावनी ही दे रही हूँ। अरे नहीं नहीं मैडम, ऐसा मत कीजिए, आइंदा से ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अरे अगर आप लोग ही ऐसा करोगे तो फिर कैसे बदलेगा ये समाज, और कैसे बंद होगी ये बाल विवाह जैसी कुप्रथा? माफ कीजिए मैडम, इस आदमी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जी जी मैडम जी। इस तरह बिट्टी सही समय पर आकर एक मासूम सी बच्ची का बाल विवाह होने से बचा लेती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी। आज अगर आप नहीं होती तो ना जाने क्या हो जाता। मेरी बच्ची, मेरी मीनू को मेरे पास सही सलामत लौटाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ईश्वर खूब खुशियां दे। धन्यवाद दीदी। कोई बात नहीं प्यारी बच्ची। और सुनीता जी, मेरी जीवन का तो यही लक्ष्य है कि मैं हर बच्ची के साथ गांव में गलत होने से रोकूं। मेरा भी बचपन में बाल विवाह हुआ था, लेकिन मेरे पति जैसा हर पति हो ये जरूरी थोड़ी ना है। मेरे पति ने मेरे लिए अपने पिता से दुश्मनी मोड़ ली, और आज अगर मैं इतना कुछ कर पा रही हूँ तो बस उन्हीं के कारण कर पाती हूँ। बहुत खूब मैडम जी, भगवान आपकी और आपके पति की जोड़ी बनाए रखे। जी धन्यवाद। बिट्टी की आवाज उठाने से अब गांव में धीरे धीरे बाल विवाह जैसी कुप्रथा खत्म होने लगती है, और साथ ही हर बच्ची पढ़ाई लिखाई भी कर पाती है। वही इतने सालों बाद अब बलवंत पूरी तरह कंगाल हुआ होता है, और वो और कविता अब एक छोटे से घर में रह रहे होते हैं। जी आप ये क्या कर रहे हैं? और इस संदूक में आपने क्या छुपा कर रखा है? कुछ भी तो नहीं, तुम जाओ यहाँ से कविता, जाकर मेरे लिए खाना बनाओ। ठीक है जी। कविता को खाना बनाते समय भी उस संदूक का ही ख्याल आता है, और बलवंत के घर के बाहर जाने के बाद
वो चुपके से दूसरी चाबी से उस संदूक को खोलने जाती है। रणवीर के बाबूजी को यह पता ही नहीं कि मेरे पास इस संदूक की दूसरी चाबी भी है। मुझे जान कर ही रहना है कि इस संदूक में उन्होंने क्या छुपा कर रखा है। फिर जब कविता उस संदूक को खोलती है तभी उसमें वो रणवीर की तस्वीर है और उसके बचपन के खिलौने और बाकी सामान दिखती है जिससे उसकी यादें जुड़ी हुई होती है। ये क्या? ये सारा सामान, ये सब तो रणवीर का है। मेरा रणवीर। इसका मतलब ये है कि ये आज तक अपने बेटे को याद करते हैं। जबान से उसके लिए कड़वी बातें बोलते हैं, लेकिन दिल में तो आज भी अपनी संतान के लिए उतना ही प्यार है। फिर एक दिन रणवीर बिट्टी के लिए सोने के गहने लाता है। अरे सखा, ये सोने के गहने लाने की क्या जरूरत थी? बिट्टी, ये सब तुम्हारे लिए है। इसे मैंने बड़े प्यार से लाया है और कुछ देने के लिए किसी वजह की जरूरत थोड़ी ना होती है। मुझे ये बहुत पसंद आए, इसीलिए मैं लेकर आया तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच सखा, ये बहुत सुंदर है। बिट्टी, देखो ना, देखते ही देखते 12 साल गुजर गए। पता ही नहीं चला कि ये वक्त इतनी जल्दी कैसे बीत गया। हाँ सखा, ये 12 साल बहुत अच्छे रहे। हमने बहुत कुछ खोया, लेकिन उससे भी ज्यादा पाया भी। बहुत नायाब थे अभी तक के ये 12 साल, और आपके कारण ही मैं इन सालों में खुश रह पाई हूँ। आपने ना ही सिर्फ मुझे संभाला, बल्कि मुझे हर वो चीज दी जिसके कारण मैं आज इस मुकाम पर हूँ। नहीं बेटे, तुम उस सब की हकदार थी, और धन्यवाद तो मुझे तुमसे कहना चाहिए, क्योंकि आज तुम्हारे कारण ही मेरी जिंदगी संवार गई है। और बेटी, मुझे तुमसे कुछ कहना भी है। हाँ कहो ना सखा। देखो बेटी, अब हम दोनों बड़े हो चुके हैं, और तुम्हें अगर अपनी जिंदगी अलग रहकर जीनी है तो तुम जी सकती हो, और अगर तुम्हें किसी और के साथ अपनी लाइफ नए सिरे से शुरू करनी है तो तुम वो भी कर सकती हो, क्योंकि हमारी शादी तो बाबूजी के द्वारा बांधा गया एक जबरदस्ती का रिश्ता था। नहीं सखा, इस समय मेरे लिए अगर कुछ प्यारा है तो वो आप है, और दूसरा है मेरा काम। अभी अभी तो मैंने शुरुआत की है, और मुझे अभी बहुत सी चीजें करनी है, और मैं उन्हें पूरा करके ही रहूंगी। और आज मैं जो जिंदगी जी रही हूँ उसमें मैं बहुत खुश हूँ। बिट्टी की ये बातें सुनकर रणवीर को बहुत अच्छा लगता है। फिर एक दिन कविता अचानक से इतने सालों बाद रणवीर और बिट्टी के पास आती है और उन्हें बलवन की तबीयत के बारे में बताती है। क्या? बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है? हाँ रणवीर बेटा, और ऐसे समय में दवाई से ज्यादा खोए हुए रिश्ते सब ठीक कर देते हैं। बेटा, चलो अपने बाबूजी के पास, क्योंकि अब मैं तुम्हें और अपनी बहू को हमसे दूर और नहीं रख सकती। लेकिन माँ, मैं वहां पर कैसे आऊं? बाबूजी ने मुझे अम्मा के अंतिम संस्कार के बाद वहां पर आने से मना कर दिया था। उन्होंने 12 साल पहले ही मुझसे सारे नाते तोड़ दिए, और वो अब मुझे वहां पर आने भी नहीं देंगे। उल्टा मुझे देखकर उनकी तबीयत और ज्यादा खराब होगी। नहीं सखा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। कोई भी माता पिता अपने बच्चे से इतनी नफरत नहीं करते, और उस वक्त तो बस उनका गुस्सा बोल रहा था, और अब काकी जी जैसा बोल रही है। हमें वहां पर जाना चाहिए। बिट्टी बिल्कुल सही कह रही है। चल बेटा, अपने बाबूजी के पास चल। फिर रणवीर और बिट्टी कविता के साथ अपने बाबूजी के पास चला जाता है, और दोनों बाप बेटे एक दूसरे को देखकर रो पड़ते हैं। रणवीर, तू आ गया बेटा। हाँ बाबूजी, तुझे और बिट्टी बहू को देखकर मेरी सांस में सांस आई बेटा। मुझे माफ कर दो बच्चों, मैंने तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया है। मैं बहुत बुरा हूँ, और शायद इसीलिए ऊपर वाले ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया और मुझे मेरे कुकर्मों की सजा दे दी। नहीं बाबूजी, ऐसा मत बोलिए, और आप हमसे बड़े हैं, इसीलिए हमसे माफी मत मांगिए। लेकिन मैंने बुरा तो किया है ना बहू।
मैंने तो तुम्हारे साथ भी बहुत गलत किया है, लेकिन अब और नहीं। अब मुझे अपने बच्चों के साथ रहना है, वरना मैं जीते जी ही मर जाऊंगा। और बच्चों, तुम दोनों को जीवन में इतना आगे पहुंचते हुए देखकर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब मैं अपनी सारी गलतियों से सबक सीख चुका हूँ। मुझे माफ कर दो बच्चों। बिट्टी और रणवीर बलवंत को माफ कर देते हैं। और बच्चों, आज से तुम दोनों यहीं पर मेरे साथ रहोगे, मेरे पास। हाँ बच्चों। हाँ पापा और माँ, आप दोनों फिक्र मत कीजिए। आज से बिट्टी और मैं आपके पास ही रहेंगे और आप दोनों की देखरेख करेंगे। हाँ बाबूजी। चलो अच्छा है। और हाँ बिट्टी, मैं तुमसे एक बात बोलना चाहता हूँ। बिट्टी बहू, अब से मैं भी तुम्हारा सामाजिक काम में हाथ बटाऊंगा। बूढ़ा हूं तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हारे साथ गांव के लोगों का भला करके मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि आज तक मैंने सबका बुरा ही किया है, लेकिन अब और नहीं। बाबूजी, आपकी सोच को इस तरह बदलते हुए देखकर आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगले हफ्ते से मैं दूसरे गांव में जाकर वहां के लोगों को शिक्षा का महत्व समझाकर उन्हें भी शिक्षा प्रदान करने का कार्यक्रम शुरू करने वाली हूँ और इसमें आप मेरा साथ देना। वाह, क्या बात है बिट्टी, मैं इसमें तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। और इस प्रकार से अंत में सब ठीक हो जाता है और बिट्टी और रणबीर दोनों बलवंत और कविता के साथ खुशी खुशी से रहने लगते हैं।